आज का सेशन है चैप्टर 11 म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्मेंस। इसके हम सैम्पल क्वेश्चंस देखेंगे। देखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। इसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ बेंचमार्क एंड परफॉर्मेंस, डिफरेंस बिटवीन प्राइस रिटर्न इंडेक्स एंड टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीआरआई वर्सेस टीआरआई लिखा जाता है। जनरली शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करा जाता है। एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें शॉर्ट फॉर्म यूज़ करा जाएगा। बेसिस क्या रहेगा अप्रोप्रिएट बेंचमार्क का? परफॉर्मेंस बेंचमार्क, जिससे हम किसी भी स्कीम की परफॉर्मेंस को देखेंगे। बेंचमार्क फॉर इक्विटी स्कीम्स, इक्विटी जो स्कीम्स हैं उनके बेंचमार्क कैसे चूज़ करेंगे, कौन कौन से बेंचमार्क होंगे। बेंचमार्क फॉर डेट स्कीम्स, डेट स्कीम्स के बेंचमार्क्स क्या होंगे, जिसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के जो बॉन्ड्स होते हैं उनके अलग अलग बेंचमार्क्स होते हैं। बेंचमार्क फॉर अदर स्कीम्स, तो अदर स्कीम्स में आपके गोल्ड हो गया, इंटरनेशनल्स हो गया, फंड्स ऑफ फंड्स हो गए, राइट, और रियल एस्टेट हो गया, हाइब्रिड फंड्स हो गया। तो इस तरह के स्कीम्स में कौन कौन से बेंचमार्क्स होंगे। क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ फंड मैनेजर्स परफॉर्मेंस, तो फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस के लिए कैसे मेजर्स करा जाएगी, तो इसको जनरली अल्फा कहते हैं। अल्फा से हम मेजर्स करते हैं फंड मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को। दूसरा हम और भी चीज़ यूज़ करते हैं, रिस्क पैरामीटर को। सो रिस्क से हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा फंड सही है, जिसमें हम शार्पे और ट्रेनर यूज़ करते हैं। शार्पे रेशियो, ट्रेनर रेशियो। तो शार्पे और ट्रेनर रेशियो पे वर्कबुक में कुछ क्वेश्चंस, एक एक सैम्पल क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसको ज़रूर आप देखिएगा। सिंपल फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले पे रख के आपको क्या कहते हैं, शार्पे और ट्रेनर रेशियो निकालना होता है। इसको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का कंपैरिजन करा जाता है। सोर्सेज टू ट्रैक म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस, कौन कौन से सोर्सेज हैं, जैसे एमफी की वेबसाइट हो गई आपकी, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन है, इंटरनेशनल कंपनीज़ है जैसे मॉर्निंग स्टार, वो आप वहाँ से हम ट्रैक करते हैं म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को। सोर्सेज ऑफ स्कीम परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर्स, सो डिस्क्लोजर्स में क्या क्या रहेगा। जनरली कुछ मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स होते हैं एज पर दी सेबी गाइडलाइंस, राइट। कुछ नॉन मैंडेटरी है, जैसे फंड फैक्ट शीट है। सो फंड फैक्ट शीट्स में आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाती हैं फंड्स के बारे में, to assess the performance of the schemes. First question, benchmark for banking sector is Nifty 100, Nifty Infrastructure Index, S&P BSE Bank X, S&P BSE 200. सो ये सेक्टर फंड है, एक सेक्टोरल फंड बैंकिंग से रिलेटेड है। तो इसका जो बेंचमार्क होगा वो उसी से रिलेटेड होगा। तो बैंक एक्स जो है ये सुटेबल बेंचमार्क है इस स्कीम का। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। Sectoral schemes like banking fund must use a benchmark relevant to the sector they focus on. S&P BSE BankX is a sector-specific index composed of leading banks, making it the appropriate benchmark. ठीक है। Next one, Dash takes into account all dividend generated from the basket of constituents that make up index in addition to the capital gains. So, इसमें TRI और PRI दो चीज़ें हैं। जब TRI को यूज़ नहीं करा था तो हम जितने भी अगर हम सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स को देखते हैं, तो सेंसेक्स की जो वैल्यू है वो प्राइस के हिसाब से चेंज होती है। अगर उसमें हम डिविडेंड्स डाल देते हैं तो प्राइस रिटर्न इंडेक्स में सिर्फ प्राइस या कैपिटल गेन ही होता है, उसमें कोई भी डिविडेंड नहीं आता। जब डिविडेंड ऐड हो जाता है तो PRI प्लस डिविडेंड बिकम्स TRI, राइट। और ये डिविडेंड लगभग 1.5 से 2.5% के बीच में देखा गया है इंडेक्स में। जो भी इंडेक्स में जो कंपनीज हैं, डिविडेंड यील्ड जो आता है सालाना, वो 1.5 से 2.5% के बीच में रहता है। तो इसका भी काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है रिटर्न्स को कंपैरिजन करने में। सो द आंसर इज फर्स्ट वन। डिविडेंड रिटर्न इंडेक्स का ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
The total return index includes both capital gain or dividends. This provides a more comprehensive view of the index return compared to the price return index (PRI), which includes only price appreciation. So इसमें सिर्फ price का appreciation होता है, which we call capital gain. Which of the following cannot be considered for the purpose of selecting a scheme benchmark? इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको हमें कंसिडर नहीं करना है बेंचमार्क के लिए? म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम, स्कीम एसेट एलोकेशन पैटर्न और रिटर्न एक्सपेक्टेशन. सो आपको दिख ही रहा है डी ऑप्शन, जिसमें रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है. बेंचमार्क को सिलेक्ट करने में इसको कंसिडर नहीं करते. सो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन तो इन्वेस्टर्स की होती है, राइट? So that is not the right criteria. Dash is a risk premium per unit of risk. Important question है, एग्ज़ाम में आ सकता है. ये रिस्क प्रीमियम होता क्या है? जब भी हम किसी भी स्कीम की परफॉर्मेंस को मेजर्स करते हैं, तो स्कीम का रिटर्न और रिस्क फ्री रिटर्न को जब हम माइनस करते हैं, तो स्कीम का रिटर्न मान लीजिए 15% आया है और रिस्क फ्री रिटर्न मान लीजिए 7% है. रिस्क फ्री रिटर्न हम किसको कहते हैं? जिसमें रिस्क नहीं है. ट्रेजरेबल टी बिल्स के जो सपोज करो टी बिल्स एक साल में अगर 7% का रिटर्न दे रही है पर एनम का, तो उसको हम माइनस कर देते हैं स्कीम के रिटर्न से, तो इसको हम रिस्क प्रीमियम कहते हैं. रिस्क प्रीमियम. रिस्क प्रीमियम पर यूनिट ऑफ रिस्क को हम मेजर्स करते हैं शार्पे और ट्रेनर से. तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ट्रेनर रेशियो है, सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे. रिस्क एडजस्टेड भी आ सकता है. रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या होता है, राइट? मेजर्स करने के लिए, और एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ सकता है. सो ट्रेनर रेशियो में आप देखोगे RS माइनस RF डिवाइडेड बाय बीटा. सो जो भी वैल्यू निकल के आती है, हम दो फंड को जब कंपेयर करते हैं, दो स्कीम को, तीन स्कीम को, तो हम ये देखते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू जिसकी है दैट इज अ बेटर फंड. Trainer ratio measures risk-adjusted return using beta as a risk metric. It indicates how much excess return is generated for every unit of market risk. So beta को हम market risk भी कहते हैं. So यहाँ पे market risk भी लिखा हुआ हो सकता है. कहीं पे आपको क्वेश्चन भी पूछा हो सकता है RS माइनस RF डिवाइडेड बाय मार्केट रिस्क, राइट? और जो होता है स्कीम का जो रिस्क है, स्कीम रिस्क, इसको हम RS माइनस RF ट्रेनर शार्पे रेशियो कहते हैं. तो शार्पे रेशियो में स्टैंडर्ड डिविएशन यूज़ होता है और ट्रेनर रेशियो में मार्केट रिस्क और बीटा यूज़ होता है. ये आपको ध्यान में रखना है. इम्पॉर्टेंट चीज़ है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जब आप स्कीम को कंपेयर करते हो तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हो. The difference between scheme actual return and its optimal return is called. स्कीम का जो एक्चुअल रिटर्न आया है और ऑप्टिमल जो रिटर्न है, उसके जो डिफरेंस है उसको हम बीटा नो, अल्फा यस, शार्पे भी नहीं और ट्रेनर भी नहीं. ये तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को मेजर्स करता है. बीटा मार्केट रिस्क होता है. सो अल्फा इज द राइट आंसर. इसको हम मैनेजर्स अल्फा भी कह सकते हैं. मैनेजर्स कौन है? जो स्कीम के फंड को मैनेज करा है. जनरली मैनेजर्स अल्फा पोर्टफोलियो जो भी मैनेज करते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो म्यूचुअल फंड स्कीम हो. वो जो भी पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे, उनका मैनेजर्स अल्फा बोलते हैं. Alpha is defined as the excess return a fund generates compared to the expected return predicted by the capital asset pricing model, that is called optimal return. Which of the following document is not a statutory requirement? इसमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मैंडेटरी नहीं है एज पर द रेगुलेशन? फैक्ट शीट, द आंसर इज यस. SID मैंडेटरी है. स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैंडेटरी, और पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर भी मैंडेटरी. तो हमें नॉन मैंडेटरी करना था, तो ये नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है. नॉन मैंडेटरी, इसको हम वॉलेंट्री भी कह सकते हैं और इसको नॉट स्टैचुरी भी कह सकते हैं. सो 3, इनके 3 चीज़ें हो गई, ध्यान में रखना. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे क्वेश्चंस आता है.
While the SID is scheme information document, SAI is statement of additional information, and portfolio disclosures are statutory requirement. The fact sheet is a voluntary investor communication tool. Fact sheet जनरली मंथली पब्लिश होती हैं हर महीने। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज फंड फैक्ट शीट प्रिपेयर करती है। आप उनकी वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर सकते हो फंड फैक्ट शीट को, देख सकते हो उसमें क्या क्या डेटा प्रेजेंट करा होता है। Which is the most appropriate measures of evaluating how closely an index fund is tracking its benchmark? इसमें से कौन सा ऐसा मेजर है जिसे हम इवेलुएट कर रहे हैं एक इंडेक्स फंड को, जिससे वो बेंचमार्क को ट्रैक कर रहा है। अब इंडेक्स जो फंड होता है वो तो बेंचमार्क से ही होता है। सपोज अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करें तो ये निफ्टी 50 को ट्रैक करेगा, पर इसमें से कौन सा ऐसा इवैल्यूएट है? क्या वो ट्रेनर रेशियो, ट्रैकिंग एरर, टीआर और एयूएम होता है? सो ट्रैकिंग एरर है, उसी से हम देखते हैं कि अगर कम ट्रैकिंग एरर होगा, राइट, इफ इट इज लेस देन इट्स मीन इंडेक्स फंड इज गिविंग बेटर रिटर्न। अगर ट्रैकिंग एरर ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है स्कीम के इंडेक्स फंड के रिटर्न में और बेंचमार्क के रिटर्न में। A tracking error reflects the standard deviation of the difference between a scheme returns and its benchmark return, a direct measure of how closely an index fund is tracking its index. So index, suppose करो ये ABC index है और ये ABC index fund है। जब ये fund हो जाता है तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम होती है। ABC इंडेक्स एक इंडेक्स है जो हम बेंचमार्क में यूज़ कर सकते हैं किसी भी बेंचमार्क की परफॉर्मेंस को। जब हम इसका एक इंडेक्स फंड क्रिएट कर देते हैं तो हम इन्हीं प्रोपोर्शनेट में, उसी प्रोपोर्शनेट में हम इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इंडेक्स में जिस प्रोपोर्शनेट में जो भी शेयर्स हैं, एक सिक्योरिटीज़ हैं, उसी सिक्योरिटीज़ में उस इंडेक्स फंड में भी पैसा लगाते हैं। पर क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, उस स्टैंडर्ड डिविएशन की वजह से रिटर्न में डिविएशंस आती हैं, मतलब डिफरेंस होता है। उसी डिफरेंस को हम ट्रैकिंग एरर कहते हैं। मीन्स ट्रैक करते हुए जो एरर आ रहा है वो एरर स्टैंडर्ड डिविएशन से मेजर होता है। इसका जनरली ना तो फॉर्मूला एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जाता है, भाई यही पूछा जाता है कि ट्रैकिंग एरर क्या चीज़ होती है, और वो जनरली इंडेक्स फंड्स में ही होता है। कभी भी आप ट्रैकिंग एरर किसी भी एक्टिव फंड्स में नहीं यूज़ होता। एक्टिव फंड, दो तरह के फंड मैनेजमेंट स्टाइल होती है, एक्टिव फंड और पैसिव स्टाइल। सो एक्टिव स्टाइल, पैसिव। पैसिव स्टाइल हमेशा जनरली किसी भी इंडेक्स को रेप्लिकेट करके उसका एक इंडेक्स फंड बना दिया जाता है। वो किसी भी लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, राइट, से हो सकता है, राइट। Once it is finalized, a mutual fund scheme benchmark cannot be changed at a later date. जब कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम का बेंचमार्क हम लेटर बाद में चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसा स्टेटमेंट क्या सही है, गलत है? दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। क्योंकि अगर हम स्कीम में कोई भी चेंज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम बेंचमार्क को भी चेंज करेंगे, पर उसका एक डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे। सो इट शुड बी, इट मस्ट बी इन राइटिंग कि हमने बेंचमार्क भी चेंज करा है। Which amongst the following is the measures of risk adjusted return of a mutual fund scheme? So mutual fund scheme में risk adjusted returns को measure करने के लिए दो चीज़ें यूज़ होती हैं, शार्पे रेशियो और ट्रेनर रेशियो। तो यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इसको कह सकते हैं, और रिस्क प्रीमियम भी लिखा हो सकता है कहीं पे, रिस्क प्रीमियम पर यूनिट ऑफ रिस्क है। कहीं पे पर यूनिट ऑफ मार्केट रिस्क लिखा हो सकता है, कहीं पे पर यूनिट ऑफ स्कीम रिस्क। तो स्कीम रिस्क जब भी आता है तो वहाँ पे शार्पे यूज़ होता है, और जहाँ पे मार्केट रिस्क होगा, मार्केट रिस्क का बीटा यूज़ होगा, बीटा, और जहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्कीम यूज़ होगा वहाँ पे शार्पे होगा। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, उसी से आप सही आंसर दे पाओगे। तो इसका आंसर फोर्थ है, फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सो शार्पे रेशियो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? RS स्कीम का रिटर्न माइनस RF डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। इस पे
आप क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हो एग्ज़ाम में, आपको ये दिया होगा कि अ फंड हैज़ जनरेटेड अ रिटर्न ऑफ 15% एंड देयर ट्रेजरी बिल रिटर्न इज़ 6 और 7% दिया होगा। देन दे विल आल्सो सेट द स्कीम हैज़ अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मान लीजिए 9% का स्टैंडर्ड डेविएशन है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ शार्पे रेशियो, कैलकुलेट द शार्पे रेशियो। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और शार्पे रेशियो रिस्क प्रीमियम पर यूनिट ऑफ रिस्क भी यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर फॉर द पर्पस ऑफ सेलेक्टिंग अ स्कीम बेंचमार्क, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें हम स्कीम के बेंचमार्क के लिए नहीं कर सकते। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था जहाँ पे इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन थी रिटर्न की, यहाँ पे भी हमें एक ऑप्शन दिख रहा है स्कीम्स के पास रिटर्न। तो पास रिटर्न इज नॉट द क्राइटेरिया, राइट। जब अभी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करते हो और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैन नॉट निकालना है, गलत वाला निकालना है, तो आपको सारे ऑप्शंस को चेकआउट करना होता है, क्या ये ट्रू है कि नहीं है। दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ ट्रू, राइट। और उसके बाद आप, हो सकता है आपको ये भी ट्रू लग रहा हो, बट इफ़ दीज आर ट्रू, थ्री थिंग्स आर ट्रू, द ऑटोमेटिकली द फोर्थ वन इज़ द फॉल्स। सो कई बार आपको आंसर क्या कहते हैं, सारे ऑप्शंस को देख के भी पता लग जाता है कि कौन सा बड़ा। ज़रूरी नहीं कि आपको वो रट के ही जाना है, आपने वो करा हुआ होना चाहिए क्वेश्चंस तभी आएगा, राइट। दिस इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चंस क्या कहते हैं आपने हमेशा देखा हुआ हो। कुछ ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं जिसमें आप देख रहे हो कि कौन सा वाला ऑप्शन जिसमें से मुझे सही या गलत निकालना है, राइट। क्रेडिबल बेंचमार्क शुड मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, इस क्रेडिबल बेंचमार्क के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, राइट। एसेट एलोकेशन पैटर्न, राइट। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑफ द स्कीम, राइट। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चॉइस ऑफ बेंचमार्क इज सिंपलेस्ट फॉर एन, अभी हमने देखा था, हम ट्रैकिंग एरर कर रहे थे। ट्रैकिंग एरर हमेशा इंडेक्स फंड में आता है। इंडेक्स फंड को बनाना बहुत इजी होता है, पैसिव स्टाइल बोलते हैं इसको। पैसिव स्टाइल ऑफ द, पैसिव स्टाइल में क्या होता है, हम जनरली जो इंडेक्स है उसी को ही बेंचमार्क, जो है इंडेक्स है उसी को रेप्लिकेट कर देते हैं। तो फंड मैनेजर को कोई भी दिमाग नहीं लगाना होता उस स्कीम को बनाने के लिए, तो उसके लिए बेंचमार्क भी इजी होता है, राइट। और उसको बनाना भी इजी होता है। तो इंडेक्स फंड जहाँ पे बेंचमार्क को चॉइस करना बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि हम उसी के बेसिस पे ही इंडेक्स को बना रहे हैं, इंडेक्स फंड को। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीआरआई? सो दिस इज इजी क्वेश्चन। पीआरआई आपको पता ही है क्या होगा, प्राइस रिटर्न इंडेक्स। टीआरआई होता तो टोटल रिटर्न इंडेक्स। टोटल में आपने क्या ऐड कर दिया, प्राइस रिटर्न इंडेक्स प्लस डिविडेंड। इट एक्सक्लूड्स डिविडेंड। सो पीआरआई में हमेशा डिविडेंड एक्सक्लूड होता है। इट्स ओनली गिव्स कैप्चर्स द प्राइस मूवमेंट। सो प्राइस में कितना चेंज हुआ, राइट। सो सेंसेक्स अगर 70,000 पे था और वो 80,000 पे आया है, तो इसका मतलब है कि जो प्राइजेस में सिक्योरिटीज़ जिससे इंडेक्स बना है उसके प्राइजेस में जो भी चेंजेस हुए हैं उससे वो वैल्यू 80,000 पे पहुंच गई है। बट इट डज नॉट इंक्लूड द डिविडेंड्स। अगर उस दौरान डिविडेंड कंपनीज ने डिस्ट्रीब्यूट करा है तो वो इंक्लूड नहीं हुआ है। इसीलिए हम म्यूचुअल फंड स्कीम में जब भी इस कंपैरिजन करते हैं तो टीआरआई इंक्लूड करते हैं, और टीआरआई हमेशा 1.5 से 2.5% के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। सो डिविडेंड यील्ड 1.5% और 2.5% के बीच में रहता है। Selection of a benchmark for the scheme of a mutual fund to be in alignment with the investment objective, asset allocation pattern, and investment strategy. So that is the true statement, right? इजी क्वेश्चन है। ये जो चैप्टर है 7 मार्क्स का आता है, राइट। सो 7 मार्क्स का इजी चैप्टर है,
राइट, इजी चैप्टर है, आप इजीली क्या कहते हैं इस चैप्टर को क्या कहते हैं ग्रैब्स कर सकते हो और इसमें सारे के सारे अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। सो दीज काइंड्स ऑफ चैप्टर, इस तरह के जो चैप्टर्स होते हैं वो आपको अच्छा स्कोर करने में मदद करते हैं। इस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर 50 मार्क्स पासिंग होता है। अगर आप को लगता है कि आप सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हो तो इजी चैप्टर्स भी आप कवर कर सकते हो टू गेट अ बेटर स्कोर इन द एग्जाम। A benchmark must reflect true nature of the scheme, includes objective, strategy, and allocation. A mutual fund should use a composite dash figure out of the performance of the PRI benchmark till the date which the TRI is available and TRI subsequently to compare the performance of their scheme in case of TRI is not available for that particular period. ये क्वेश्चंस अगर आता है तो जनरली आप याद कर सकते हो क्या रहेगा इसमें। CAGR होता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। हुआ क्या था जब TRI को लेके आए, राइट, तो उससे पहले तो TRI अवेलेबल नहीं था। कई बार हो सकता है TRI का डेटा अवेलेबल ना हो, तो सेबी ने कैलकुलेशन कर बताई थी कि कैसे इसको कैलकुलेट करा जाएगा अगर TRI का डेटा अवेलेबल नहीं होगा, राइट। अगर हम PRI बेंचमार्क यूज़ कर रहे थे पहले, तो जब तक हम कर रहे हैं तो हमें कंपोजिट CAGR को लेना पड़ेगा। उसकी कैलकुलेशन भी क्या कहते हैं सेबी ने सर्कुलर्स में बताई थी कि उस सर्कुलर में किस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। तो XIRR नहीं होगा, RRR भी नहीं होगा। RRR को हम रियल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। कई बार हम गलती कर देते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि शॉर्ट फॉर्म क्या है। इसको हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न भी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस रिटर्न 1 प्लस इन्फ्लेशन -1 होता है। XIRR में जब हम जो भी हम वैल्यूज़ निकालते हैं उसमें डेट्स होती है, डेट होता है और जिस डेट में इन्वेस्टमेंट्स हुआ है और जो आज की डेट है या जिस भी डेट में हम उस XIRR को निकाल रहे हैं, इसको हम एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। और CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। सो आप तो पढ़ के जा रहे हो CAGR, वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म तो लिखी नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, राइट। कई बार हम भूल जाते हैं, तो उस केस में आप देखिएगा ये आपको वर्कबुक में ये डिटेल मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है वर्कबुक में, राइट। वहाँ पे वहीं से क्वेश्चंस को क्रिएट करा हुआ है। और इस तरह का क्वेश्चंस मे बी एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाता है, सो इट्स अ गुड स्कोरिंग। मे बी पीपल विल बी कन्फ्यूज्ड कि इसका आंसर क्या होगा, राइट। अगर आपको डिटेल्स वगैरह पढ़नी है कैसे इस कंपोजिट CAGR को निकाला जाता है, देन यू कैन चेक आउट दी सेबी सर्कुलर ऑफ दिस नंबर विच इज़ डेटेड January 4, 2018। एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछा जाएगा कि TRI कब से इम्प्लीमेंट हुआ है, किस डेट में हुआ है, राइट। इस तरह का क्वेश्चंस नहीं पूछा जा सकता। अगर वर्कबुक में दिया है कि डेट वगैरह मेंशन करिए, तो एक बार आप चेक कर लेना क्या TRI कब से इम्प्लीमेंट हुआ है, उसकी कोई डेट वगैरह है, तब आप उसको पढ़ के जा सकते हो। यू कैन रिमेंबर इट सो दैट इफ दैट क्वेश्चन कम्स यू कैन इजिली आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव द चॉइस ऑफ बेंचमार्क इन इक्विटी स्कीम। सो इक्विटी स्कीम के बेंचमार्क को देखने के लिए हमें क्या चीज़ करना होता है? स्कीम का टाइप, इन्वेस्टमेंट चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स और पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन एंड अंडरलाइंग एक्सपोजर। सो इसमें सारे के सारे ऑप्शन है जो बेंचमार्क के लिए यूज़ होते हैं, राइट। So the choice of benchmark and equity scheme depends on the type of scheme, its investment objective and portfolio concentration and exposure. Okay. As per the SEBI guidelines, the benchmark for debt
and balance scheme should be developed by research and rating agencies recommended by. So rating agencies होती हैं जो बॉन्ड की रेटिंग देती हैं, वो रिसर्च भी करती हैं म्यूचुअल फंड्स इसमें स्कीम्स में रेटिंग वगैरह भी करती हैं. तो ये कौन रिकमेंड करता है? क्या RBI, SEBI, NSDL और AMFI? So the correct answer is AMFI. So AMFI is Association of Mutual Funds in India recommends agencies to develop appropriate benchmark for non-equity schemes. अब तो आपके एक्सचेंज भी NSE के भी जो है वो भी they also develop the non-equity schemes benchmark as well. Relative returns compared is one approach towards evaluating the performance of. जब भी हम रिलेटिव रिटर्न्स का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? क्या स्कीम का या फंड का या म्यूचुअल फंड कंपनी का या मार्केट शेयर या फंड मैनेजर? तो हमने देखा जो अल्फा होता है जिसमें हम रिलेटिव रिटर्न्स जो है वो बेंचमार्क को हम कहते हैं, ये बेंचमार्क का रिटर्न उससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं फंड मैनेजर की. इसको मैनेजर्स अल्फा भी कहते हैं, मैनेजर्स अल्फा. सो परफॉर्मेंस ऑफ द फंड मैनेजर. सो फंड मैनेजर ने कैसा परफॉर्म करा है, वेदर इज अंडर परफॉर्म और आउट परफॉर्म, राइट, उसके लिए हम कंपैरिजन करते हैं रिलेटिव रिटर्न्स को. सो कंपेयरिंग स्कीम्स रिटर्न टू इट्स बेंचमार्क, that is relative return, helps assess how well the fund manager has performed in managing the portfolio. So fund manager ने कैसे perform करा है उस fund portfolio को manage करने के लिए. Sharpe ratio is an indicates dash returns. तो Sharpe ratio क्या है, किस तरह का रिटर्न है? हाई, both of the above, risk adjusted और none of the above. So इसमें confusion हो सकता है both of the above में. सो इसका जो आंसर है वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है. सो जब भी रिस्क को हम एडजस्ट करते हैं रिटर्न से तो वो शार्पे और ट्रेनर से कंपैरिजन करा जाता है. शार्पे रेशियो इज वेरी कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न. इट मेजर एक्सेस रिटर्न. एक्सेस रिटर्न को हम रिस्क प्रीमियम कहते हैं. रिस्क प्रीमियम RS माइनस RF रहता है पर यूनिट ऑफ रिस्क टेकन. सो पर यूनिट ऑफ रिस्क टेकन शार्पे के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, राइट. द डिफरेंस बिटवीन अ स्कीम एक्चुअल रिटर्न एंड इट्स ऑप्टिमल रिटर्न इज इट्स अल्फा. तो स्कीम का जो डिफरेंस है एक्चुअल रिटर्न और ऑप्टिमल रिटर्न में, उसको हम अल्फा कहते हैं. दैट इज ट्रू. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. Alpha is the difference between the actual and optimal return. It's represent the value addition by the fund manager. So fund manager ने क्या value addition करा है उस scheme में, उसको हम alpha से denote करते हैं. So that's it. Hope you liked the video. Or please subscribe to our channel and like and comment also.